भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा रेड क्लिफ का एक उदाहरण है। पूर्ववर्ती सीमा, अध्यारोपी सीमा, परवर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा। पहले तो ये देखो कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है वो किसका उदाहरण है। रेड क्लिफ रेखा एक ऐसी रेखा जो अगर कोई भी देश खुद निर्धारित ना करे, कोई उसका औपनिवेशिक देश निर्धारित करे, औपनिवेशिक देश, उस सीमा रेखा को हम अध्यारोपित सीमा कहते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 1947 में, वो भी इसे लागू किया गया 17 अगस्त को। सर रेड क्लिफ के द्वारा एक ऐसा व्यक्ति जो कभी इंडिया आया ही नहीं, उसने सीमा रेखा निर्धारित की। दूसरा देखेंगे, भारत की उत्पत्ति पूर्वी त्रिसंधि पर किस देश की सीमा नहीं है? पूर्वी त्रिसंधि, उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर। उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर अगर देखेंगे, ये देखो इधर, ये है पॉइंट, यहां से म्यांमार का बॉर्डर शुरू हो जाता है, इधर देखेंगे चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है, इधर इंडिया का। तो इंडिया, चाइना और म्यांमार आंसर हो जाएगा। इंडिया भी शामिल होगा त्रिसंधि में, चीन भी शामिल होगा और म्यांमार भी शामिल होगा। कौन शामिल नहीं होगा? भूटान शामिल नहीं होगा। दूसरा, अगला देखें, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा होती है? तो देखेंगे सबसे लंबी सीमा किसकी साझा होगी? पश्चिम बंगाल का पूर्वी हिस्सा काट करके बांग्लादेश बना दिया गया। तो चारों तरफ देखेंगे, तीन तरफ तो इंडिया कवर ही कर रहा है, तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य तीनों देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता? तीन देशों के साथ। तो तीन देशों के साथ अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा देखेंगे, तो ये सिक्किम तीन देशों के साथ करेगा, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ। अरुणाचल भी तीन के साथ करेगा, भूटान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ। पाकिस्तान भी तीन के, बंगाल भी तीन के साथ करेगा, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, लद्दाख भी करेगा। तो चार स्टेट हो गए, एक है लद्दाख, एक है सिक्किम, एक है वेस्ट बंगाल और एक है अरुणाचल प्रदेश। आंसर इसमें दो आंसर होंगे, सिक्किम भी होगा और अरुणाचल प्रदेश भी होगा। भारत पाकिस्तान के बीच स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत पाकिस्तान के बीच हो जाएगी 3323 किलोमीटर। ये हो जाएगी बांग्लादेश के साथ, ये हो जाएगी चाइना के साथ और ये हो जाएगी नेपाल के साथ। सुमेलित नहीं है, एक तरफ है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, दूसरे तरफ है देश। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच 1947 में निर्धारित की गई। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच 1914 में स्थापित की गई। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो 1896 में लागू की गई। जीरो लाइन रेखा, जीरो लाइन रेखा भारत और बांग्लादेश के साथ है, वो भी त्रिपुरा के साथ, और त्रिपुरा तीनों ओर बंगाल से घिरा है, तीनों ओर बंगाल से, बांग्लादेश से घिरा हुआ। अगला क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? जीरो लाइन रेखा भारत नेपाल के बीच नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच है, वो भी खासपुर त्रिपुरा के साथ। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य तीन देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? अभी पीछे देखा हमने, सिक्किम के साथ भी बनाता है, बंगाल के साथ भी बनाता है, लद्दाख के साथ भी बनाता है, अरुणाचल। एक और ऑप्शन लिख लेते हैं, असम। तो किसके साथ नहीं बनाएगा? असम के साथ नहीं बनाएगा। राम सेतु ब्रिज किन देशों के मध्य स्थित है? राम सेतु ब्रिज ये नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां से शुरू हो जाता है ये पम्बन ब्रिज, पम्बन द्वीप,
पम्बन द्वीप। और पम्बन द्वीप के ठीक नीचे एक जगह पड़ती है ये वाली, इसका नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी, धनुषकोडी। यहीं से एक ब्रिज चालू हो जाता है ये वाला, और यहाँ पे नीचे श्रीलंका तक जाता है। और ये जो बॉर्डर है ये है जगह तलाई मन्नार। तलाई मन्नार, धनुषकोडी से लेकर के तलाई मन्नार के बीच जो ये पुल है, इसी पुल का नाम है आदम ब्रिज। इसी पुल का नाम है राम सेतु ब्रिज, और इसी पुल का नाम है पम्बन ब्रिज। एक ट्रेन का पुल है, ट्रेन का पुल है। ट्रेन एक इंडिया से लेकर के बांग्ला यहां श्रीलंका तक जाती है, और श्रीलंका से लौट करके इंडिया तक आती है। ये धनुषकोडी से शुरू होकर के तलाई मन्नार तक जाता है। इस पम्बन द्वीप पर एक टेम्पल भी बना है जिसका नाम है रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर। ये वही मंदिर है, कहा जाता है कि भगवान राम जब श्रीलंका से जब श्रीलंका से रावण का वध करके लौट रहे थे, भगवान राम श्रीलंका से जब रावण का वध करके लौट रहे थे, तो उन्हें पश्चाताप था कि मेरे हाथों एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। उसी का पश्चाताप करने के लिए पम्बन द्वीप पर उन्होंने बैठ करके शिव जी की आराधना की, और शिव जी की आराधना करने के बाद उन्होंने अपने पापों से मुक्त होने की कोशिश की है। यही कारण है कि रामेश्वरम मंदिर लगता भगवान राम के नाम पर है, लेकिन है शिव जी का मंदिर, उसका नाम है रामेश्वरम टेम्पल। और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में से एक मंदिर है रामेश्वरम मंदिर। तो राम सेतु ब्रिज किन देशों के बीच स्थित होगा? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित होगा। कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। दोबारा फिर पढ़िए, कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। कौन शामिल नहीं होगा? भारत के भारतीय उपमहाद्वीप। पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव भी है। आंसर कौन बचता है? इंडोनेशिया नहीं है। तो कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से में नहीं शामिल होता? तो इंडोनेशिया नहीं है। बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, और नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है। भारत किन देशों के मध्य तटीय सीमा साझा करता है? भारत श्रीलंका मालदीव के साथ, इंडोनेशिया नेपाल के साथ, बांग्लादेश मालदीव के साथ, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ। किन देशों के साथ तटीय सीमा बनाता? पाकिस्तान और बांग्लादेश। 9 देश हैं जो इंडिया से लगते हैं, 1 7 और 2। 7 जो हैं वो स्थलीय सीमा बनाते हैं, और जो 2 हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। उन 2 के नाम है, एक है तुम्हारा श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका और मालदीव। इंडोनेशिया को भारत में शामिल नहीं किया जाता 9 में। नेपाल शामिल किया जाएगा, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान लेकिन ये सभी स्थलीय सीमा बनाएंगे। ओवरऑल कितने देश लगते हैं? 9। 7 स्थलीय बॉर्डर बनाते हैं और 2 जलीय बॉर्डर बनाते हैं। कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता? गुजरात बनाएगा, राजस्थान बनाएगा, पंजाब बनाएगा, या फिर जम्मू कश्मीर बनाएगा? गुजरात बनाएगा? राजस्थान? पक्का है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है, लगभग 1225 किलोमीटर के आसपास। लगभग 1225 किलोमीटर के आसपास अकेला जम्मू कश्मीर बॉर्डर बनाता। ओवरऑल सीमा उसकी कितनी है? 23 किलोमीटर। इंडिया और पाकिस्तान, उनमें से 12-25 तो अकेला जम्मू कश्मीर बनाता है बॉर्डर। तो सबसे लंबी सीमा किसकी होगी? जम्मू कश्मीर की। दूसरा देख, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? सभी राज्य देखो आप।
ये नेपाल है, नेपाल से 5 राज्य लगेंगे, देखिए आप। बीएसपी यू, बीएसपी यू, बी माने एस माने, बी माने बिहार, एस माने सिक्किम, पी माने पश्चिम बंगाल, यू माने उत्तराखंड, यू माने यूपी। बीएसपी का मतलब हो गया बहुजन समाजवादी पार्टी, यूपी में भी है और उत्तराखंड में भी है। पहले यूपी एक ही था, कट करके 2 प्रांत बने, तो याद कर लो बीएसपी यू 5 बन गए। दूसरा देखेंगे म्यांमार में कितने लगते हैं। म्यांमार में लगते हैं 4। मम्याना, मा माने हो जाएगा मणिपुर, मी माने हो जाएगा मिजोरम, आ माने हो जाएगा अरुणाचल, ना माने हो जाएगा नागालैंड। कितने हो गए म्यांमार के साथ? 4 हो गए। पंजाब, पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के साथ भी 5 बनते हैं, 5 लगते हैं। आंसर हो जाएगा पंगू राज ला। पा माने पंजाब, गा माने गुजरात, रा माने राजस्थान, जा माने जम्मू कश्मीर, ला माने लद्दाख। इसके साथ भी 5 लगते हैं। जबकि नेपाल के साथ ओवरऑल बॉर्डर कितना लगता है? 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। म्यांमार के साथ 4 लगते हैं, बॉर्डर कितना बनता है? 1643 किलोमीटर का बनता है। जबकि पाकिस्तान के साथ 5 लगते हैं, बॉर्डर कितना बनता है? 23 किलोमीटर का बनता है। आगे देखो, और क्या रह गया? भूटान, भूटान को देखेंगे। भूटान से कितने लगेंगे? 4। आप आशिक हैं भूटान के, आप आशिक हैं भूटान के। आ माने अरुणाचल प्रदेश, आ माने पश्चिम बंगाल, आ माने असम, सिक माने सिक्किम। तो भूटान से कितने लगेंगे? 4। भूटान कितना बॉर्डर बनाता है? 699 किलोमीटर। अब कौन रह गया? चीन रह गया। चीन देखो, चीन लगभग देखेंगे, इधर लद्दाख लगेगा चीन से, इधर का तो पूरा लद्दाख है, लद्दाख लग जाएगा, हिमाचल लग जाएगा और ये उत्तराखंड लग जाएगा। 3 हो गए। सिक्किम लग जाएगा, अरुणाचल लग जाएगा। कितने हो गए? 5। कितना बॉर्डर बनता है? 3488 किलोमीटर। क्या रह गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश देखेंगे, बांग्लादेश से भी 5 लगेंगे। देखेंगे ऊपर की तरफ पश्चिम बंगाल लगेगा, कटाइए उससे, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल को देखेंगे आगे चल के पूरा। असम लगेगा, मेघालय लगेगा, मिजोरम लगेगा, त्रिपुरा भी लगेगा। कितने लगते हैं? 5। बॉर्डर कितना बनता है? 4096 किलोमीटर। अब पीछे आओ, देखो नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 5। 4 किसके साथ करते हैं? 4 किसके साथ हैं? भूटान के साथ और म्यांमार के साथ। और नेपाल के साथ 5, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ 5, बांग्लादेश के साथ 5। क्या हुआ? किसमें? चीन में। बाबू पीछे की तरफ देखना है, कैसे कर जाएगा? चीन ऊपर की तरफ जाता है, ये पूरी की पूरी लद्दाख लगती है। जब लद्दाख से अफगानिस्तान लगने लगा है तो फिर चीन तो ऊपर ही रहेगा, जम्मू कश्मीर आएगा क्यों? एक किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। 3 किसी के साथ नहीं लगता। आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल के साथ कितने लगते हैं? 5। भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947 और 17 अगस्त 1947। भारत को ये देखिए इधर
ये सीमा रेखा है, ये इसी को कहा गया रेड क्लिफ। रेड क्लिफ की घोषणा हुई थी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और एक व्यक्ति को बुलाया गया सर रेड क्लिफ को, उसने निर्धारित की 17 अगस्त 1947। सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने किया है। लेकिन ये व्यक्ति कभी इंडिया आया ही नहीं था, इसने तो बस सीधा सा वहां एक किताब ली, एक पेपर पे लाइन खींच दी के अब ये देखा गया किसी का आंगन चला गया पाकिस्तान में, बाथरूम चला गया हिंदुस्तान में। अगर सो रहा है हिंदुस्तान में, जाग रहा है तो कदम रखा तो पाकिस्तान में डंडा लिए खड़ा है कि निकल के देखा। तो ये बड़ी समस्या हुई। अब ऊपर से पाकिस्तान पहले से ही लोगों को परेशान कर रहा था, और जब डिवाइडेशन हुआ तो हर चीज का डिवाइडेशन हुआ, अकेला सीमा रेखा ही नहीं, नदियां, झीलें, तालाब, सबका डिवाइडेशन। और इतना आसान नहीं था डिवाइडेशन करना। सोचो जब दो व्यक्ति भाई जब अपना सेपरेशन करते हैं तो उन्हें समस्या होती है। पूरे देश में कहा गया किताबों का भी बंटवारा हुआ था, किताबों का, और किताबों को फाड़ करके बंटवारा, आधी किताब तू ले जा, आधी किताब तू ले जा। पाकिस्तान मां कुछ ये कहा कि कुछ राइटर हम रख लेते हैं, कुछ आप रख लो, लेकिन ना, उसने कहा हम आधी आधी चाहिए। सभी पैसे का बंटवारा हुआ, मशीनों का बंटवारा हुआ, जहां तक के टाइप राइटर थे उनका भी बंटवारा हुआ, पेंसिलों का भी, प्रत्येक चीज का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान ने 75 करोड़ रुपए भी हमसे लिए बंटवारे में। अब ऊपर से एक समस्या आई, एंड में बचता है सिर्फ एक हेलीकॉप्टर जो माउंटबेटन के पास था। उसने कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने कि बाबू हेलीकॉप्टर के भी 2 पार्ट कर दो 2 पार्ट कर दो। तब वहां अपने नेहरू जी का दाव एकदम जबरदस्त था। नेहरू जी ने माउंटबेटन की पत्नी को अपने चुंगल में फंसा लिया था, जिसका नाम एडविना था। अगर एडविना नहीं होती तो भारत की तस्वीर कुछ और होती। नेहरू जी ने एडविना को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अब नेहरू जी ने कहा एडविना देखो, आपके अपने पति से कह देना हेलीकॉप्टर ना दे दें। तो तब एडवा ने कहा, उनसे कहा मोहम्मद अली जिन्ना से कि आपकी औकात ना है, ये तो हमारे बाबू को ही मिलेगा हेलीकॉप्टर। तब हेलीकॉप्टर किसे दिया गया है? तब जाकर के मोहम्मद अली, तब पाकिस्तान शांत हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान की रूपरेखा बदल जाती है। कौन कहता है कि पीटी जवाहरलाल नेहरू ने काम नहीं किया? अरे गोरी वहां तक न छोड़ी, और क्या चाहिए आपको? तो हिंदुस्तान का डंका शुरू से आज तक चल ही रहा है। एक सर्वे में पूछा गया था, लड़कियां ये बताओ आपको कहां के लड़के पसंद है? तो कहा इंडियन। हम चाहे कैसे भी हो, यहां शादी के लाले पड़े हैं, बाहर वाले तब भी पसंद कर रहे हैं, यही बहुत है। तो ये है, देखो पीछे का देखो, भारत पाक के मध्य रेड क्लिफ रेखा निर्धारित कब की जाएगी? 17 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को तो घोषणा हुई है, सुमेलित नहीं है, गौर से देखेंगे। देश बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। शांत रहो, शांत रहो। हाँ जी, कहां गए? चलो बताओ, एक कहां जोड़ी? अच्छा पीछे करो, क्यों, क्या बात होगी? चलो बताओ, बांग्लादेश कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? बांग्लादेश 4096, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। गलत है तो यही गलत हो जाएगा। पाकिस्तान की एक्चुअल लंबाई कितनी? 106 किलोमीटर। सिर्फ किसके साथ बॉर्डर बनाता है? लद्दाख के साथ। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 9। 6, 8, 11 कितने हो जाएंगे? 9। वो भी 9, इसमें से 7 + 2, 7 स्थलीय बॉर्डर बनाते हैं और ये जलीय बनाते हैं, तटीय बॉर्डर बनाते हैं। ओवरऑल जो इंडिया का टोटल अगर एरिया देखा जाए, स्थलीय टोटल देखा जाएगा तो इसका स्थलीय है 15,200 किलोमीटर टोटल स्थलीय। और अगर तटीय बॉर्डर अगर देखा जाएगा या ओवरऑल तटीय देखा जाएगा तो है 7516 किलोमीटर, और मुख्य तटीय देखा जाएगा तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो शायद 22,000 के कुछ आएगा, तो हो जाएगा टोटल, उसकी लंबाई भी हो जाएगी कि भारत कितनी सीमा रेखा साझा करता है और भारत से कितने राज्य हैं भारत के जो सीमा बनाते हैं। तो भारत के टोटल 17 राज्य हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, और जो भारत की चारों तरफ की जो सीमा है, तो जो स्थलीय है वो इतनी है 15,200।
मुख्य जली सीमा है वो 6100 है, उसमें अगर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी इन्हें शामिल कर लेंगे तो हो जाएगी 7516 किलोमीटर। तो दो ही देश हैं, हम इंडोनेशिया को शामिल नहीं करते। आप अगर जली सीमा में सिर्फ दो ही देश शामिल हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। भारत चीन के मध्य मैक मोहर रेखा का निर्धारण कब किया गया? डेट बताइए। 1914। सर हेनरी मैकमोहन, ने इसे निर्धारित किया है और यह निर्धारित हुई है 27 अप्रैल 1914 को, वो भी शिमला समझौते के दौरान। इतने प्रश्न है इसके कि मैकमोहन रेखा 1914 विद डेट पूछे 27 अप्रैल 1914, किस समझौते के दौरान? तो शिमला समझौता। किसके नाम पर? सर हेनरी मैकमोहन। ये जो मैकमोहन रेखा है पूरा इंडिया और चाइना के बीच तो है, लेकिन एक खासकर अरुणाचल प्रदेश के साथ है अकेला। भारत के साथ अरुणाचल का विवाद है मेन, बाकी जो लद्दाख का विवाद है वो तो निर्धारित हो गई एलएसी। ये अगर कहा भी जाए कि मैकमोहन रेखा मुख्य रूप से किस इंडिया के किस प्रांत के साथ लगती है, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है। निम्न में कौन सा देश लैंडलॉक देश है? आंसर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। देखो लैंडलॉक को हिंदी में कहते हैं स्थलरुद्ध देश, स्थलरुद्ध। और लैंडलॉक वो देश होते हैं जो चारों तरफ किसी न किसी देश से घिरे हो, कोई जल नहीं लगना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए। आप देखो पाकिस्तान के नीचे अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के नीचे समुद्र लग रहा है, अरब सागर, अर्थात लैंडलॉक कंट्री नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। म्यांमार के साथ भी देखो जली बॉर्डर लग रहा है, ठीक। बांग्लादेश के साथ भी नीचे जली बॉर्डर लग रहा है। मुझे लगता है लैंडलॉक कंट्री दो लग रही है पड़ोसी, एक नेपाल और दूसरा भूटान। आंसर देख लो कौन सा है, कौन सा हो जाएगा? नेपाल। तो लैंडलॉक कंट्री अगर बगल में देखी जाए तो दो हैं भारत के पड़ोसी देशों में, एक नेपाल है और दूसरी भूटान है। 3 बीघा कॉरिडोर क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर है भारत और बांग्लादेश के बीच। 1947 में भारत से 3 पार्ट हुए, एक तो बना इंडिया और एक बना पश्चिमी पाकिस्तान और एक बना ईस्ट पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है, एक बना, इसी को आगे चल के कहा गया है बांग्लादेश। तो उस दिन 3 देश बने हैं कट करके, 3 देश। पूर्वी पाकिस्तान भले ही पाकिस्तान मानता था लेकिन 3 कटे हैं। अब 1947 के बाद पाकिस्तान ने अतरक दी। 1962 में चाइना से युद्ध हो गया, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया, फिर 71 में फिर हो गया। उसने इतना परेशान, अब वो ये कह रहा था कि आप एक काम कीजिए, हमें, हमारा देश है और हमें यहां से रास्ता दीजिए। अब ये वो मांग रहा है कि यहां से कॉरिडोर बना दीजिए हमारे लिए। एक बात बताओ, कैसे संभव है कि हम बीच में से रास्ता दे देंगे? पाकिस्तान की डिमांड ये थी कि हमें यहां से रास्ता दीजिए। भारत में इंदिरा गांधी की सरकार है, पीटी जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री और उनके बाद उनकी बेटी आ गई पीटी जवाहरलाल नेहरू की। ये कह रहा था कि हमारा ये और ये हमारे दोनों एक ही देश हैं, तो हमें यहाँ पे कॉरिडोर बनाने दो। जब अगल बगल में है तब तो इतनी अतरक रहा है, बीच में होता तो पता नहीं क्या करता। तब इंदिरा गांधी ने सोचा कि इसका कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने बांग्लादेश, उस समय था ही इलेक्शन हो रहा था बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जो बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे इनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गए और बड़े लोकप्रिय नेता थे, शांतिपूर्वक भी थे। तो पूरा पूर्वी पाकिस्तान का इलेक्शन शेख मुजीबुर रहमान ने जीत लिया। अब सबसे ज्यादा सीटें जो पाकिस्तान में जो पीएम बनता था वो ये बनता था जो दोनों में सरकार बनाएगा। अब इनका बहुमत ज्यादा था शेख मुजीबुर रहमान का, तो शेख मुजीबुर रहमान को लोग कहने लगे पीएम बनाओ। जब ये बात पाकिस्तान को पता चली तो पाकिस्तान ने कहा एक बांग्लादेशी पीएम नहीं बन सकता, एक बंगाली। उन्होंने कहा ना बनना, तो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ लिया और बंद कर दिया।
तब इंदिरा गांधी ने उनकी मदद की है, क्योंकि बांग्लादेशी भाग करके आए इंडिया में, इंडिया ने फिर उनकी हेल्प की है, तब जाकर के शेख मुजीबुर रहमान को छुड़वाया है और चारों तरफ इंडिया ने अपनी आर्मी बांग्लादेश में भेजी है। तो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान की आर्मी लगी थी वो इंडिया की आर्मी ने उन्हें बुरी तरह धोया और सबसे बड़ी उस समय जीत थी। इंडिया ने 90,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कर दिया था। आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने इतनी बड़ी उपलब्धि किसी सेना ने हासिल नहीं की, वो भी हमने दूसरे के लिए की है। तब जाकर के सबको सरेंडर हुआ, तब हमने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र दिलवाया और हमने 1971 में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना है, वो भी इंदिरा गांधी की वजह से। तो झंझट खत्म। अगर ये खत्म ना होता तो रोज वही अंगुली करता रहता कि कॉरिडोर बनाओ, कॉरिडोर बनाओ। एक कॉरिडोर की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। तो बांग्लादेश आजाद हुआ। अब बांग्लादेश और हमारे बीच कुछ जमीनी विवाद भी रहा है, और जो जमीनी विवाद रहा है वो हमने 2015 में आकर के निपटा दिया है। आगे पढ़ेंगे जो भी होगा। तो 3 बीघा कॉरिडोर किसके साथ है? भारत और बांग्लादेश के साथ है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? आंसर एलओसी, एलएसी, पीओके, ये सीओके है। नीचे ये सीओके लिखा है। सीओके। आंसर एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, चीन ऑक्युपाइड कश्मीर। आंसर क्या होगा? भारत पाक के बीच युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? एलओसी, एलओसी बोलो। ए बाबू, एलओसी कहलाएगी। एलओसी, एलओसी ये पाकिस्तान के साथ है, एलएसी चीन के साथ है। ये दोनों, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ और जहां दोनों की आर्मी ने रोका, एक समझौता हुआ कि तुम वहीं ठहर जाओ, बीच में एक व्यक्ति ने मतलब देश ने समझौता कराया, उसी को एलओसी कहा गया। और जब चाइना लद्दाख में घुस आया था, फिर इंडिया की भी आर्मी और दोनों ने जहां रोक दिया, उसे कहा गया एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और पाकिस्तान जिस हद तक इंडिया में घुस आया और जो जमीन उसने कब्जा ली, उसे कहा गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और जो चाइना ने कब्जा लिया, उसे कहा गया चीन ऑक्युपाइड कश्मीर। मैप देखो, ये देखो, ये वाला एरिया ए है पीओके और ये वाला एरिया है सीओके। ये चीन के अंडर में है और ये पाकिस्तान के अंडर में है। बाकी ये देखेंगे, ये जो बाउंड्री है ऐसे करके यहां पे जो खींची गई है, ये वाली, ये है एलओसी, और जो यहां पे ऐसे खींची गई है, ये है एलएसी। एलएसी चीन के साथ है, एलओसी कारगिल से होकर के गई है, वो एलओसी है। आंसर क्या हो जाएगा? भारत पाक के बीच युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? तो एलओसी कहलाती है। दूसरा देखेंगे, डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो इंडिया था और अफगानिस्तान था। अब अफगानिस्तान, जो आंग्ल अफगान युद्ध हुए, आंग्ल अफगान, अंग्रेज कहां थे? इंडिया में। आंग्ल अफगान युद्ध हुआ और 1893 में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा निर्धारित की गई और उससे लागू किया गया 1896 में। तो ओवरऑल 2 डेट हो जाते हैं। किस समय निर्धारित किया गया है? 1893 में कि ये बाउंड्री है, ये तुम्हारी है, ये हमारी रहेगी। किसने निर्धारित किया? गोरों ने। लेकिन इसे लागू कब किया गया है? तो लागू किया गया 1896 में। आंसर हो जाएगा 1896। डूरंड रेखा एट ए टाइम देखा जाए तो डूरंड रेखा किसके बीच है? तो पाकिस्तान के बीच है और अफगानिस्तान के बीच है। अगला पॉइंट देखो, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत किस देश के मध्य भूमि का स्थानांतरण हुआ? भारत और 100वां, मैंने कहा थोड़ी देर फिर देखो, 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। कुल मिलाकर बांग्लादेश आजाद हुआ इंदिरा गांधी की वजह से। पाकिस्तान से सारा नाता उसने तोड़ दिया अपना, और उसके बाद भारत के साथ उनसे एक सही संबंध अपनाए, और कुछ जो हमारे साथ जो जमीनी विवाद था
वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में उसे भी समाप्त कर दिया। और अभी एट ए टाइम बांग्लादेश की जो पीएम वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जिनका नाम है शेख हसीना। शेख हसीना। अब सोचो, हमने इनके बाप को बचाया था, इनको बाप को बचाने के चक्कर हमारी इंदिरा गांधी चली गई बाद में। तो अब जब इनके बाप को बचाया, हाँ, क्या बेटी इतना काम नहीं कर सकती आसान? और नरेंद्र मोदी ने इनसे समझौता कर लिया और 100वें संविधान संशोधन के तहत इंडिया और बांग्लादेश के बीच जमीन का ट्रांसफर होने लगा। जो विवादित जमीन थी, जो बांग्लादेश की जमीन जो हमारे क्षेत्र में पड़ी थी, वो किसी काम की नहीं थी, हमने बांग्लादेश को दे दी, बांग्लादेश ने हमें दे दी। दोनों में संबंध भी मधुर हो गए, समस्या भी कट गई। और एक किसके बीच हुआ है? बांग्लादेश के साथ। कौन सा अमेंडमेंट है? 100वां। कब होगा? 2015 में। तो शेख हसीना और मोदी जी। दूसरा देखेंगे, सुमेलित नहीं है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। गोल्डन पैगोडा या स्वीडन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। गंगा का वाटर टावर चीन को नहीं, नेपाल को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? नेपाल को। क्या पूछ रहा? सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चीन नहीं, इसका आंसर क्या होगा? नेपाल। ये देखेंगे, ऊपर से गंगा आई, ये इन से गंगा आती है, और गंगा को ऊपर की तरफ से जितनी भी नदियां मिलती हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा है, इन सबकी मौसी। ये ऊपर की सभी नदियां ज्यादातर, इसको छोड़ दो अकेली को, बाकी सब नेपाल से आती हैं। नेपाल हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से। अब हिमालय से निकल करके सारा पानी गंगा में आता, तो हो गया ना टावर एक तरह का। तो गंगा का वाटर टावर किसे कहा जाएगा? नेपाल को कहा जाएगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। स्वीडन पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। नहरें सबसे ज्यादा किस में है? पाकिस्तान में है। और सीलोन जो है, सीलोन वो श्रीलंका को कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाएगा? श्रीलंका को कहा। वैसे रियल में मोती इसे नहीं कहा जाता, हिंद महासागर के पूरब का मोती कहा जाता है इसे। वैसे तो और भी द्वीप हैं, अगर एक कहा जाए हिंद महासागर का मोती हम मान लेते हैं श्रीलंका, लेकिन हिंद महासागर के पूरब का मोती कौन है? तब सही आंसर होता है श्रीलंका। नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। देखेंगे राष्ट्रीय पशु, गाय नेपाल का है, पांडा चीन का, बंगाल टाइगर बांग्लादेश का, बांग्लादेश का, इंडो चीन टाइगर म्यांमार का, आरामखोर, आरामखोर किसका है? पाकिस्तान का। मारखोर है, मारखोर मारखोर है अच्छा, उसका नाम ही खुद आरामखोर है, और पशु और अपना लिया ऊपर से मारखोर। तो पूछा जाए कि मारखोर किसका राष्ट्रीय पशु है? पाकिस्तान का। मारखोर से आरामखोर याद बना रहेगा। इंडो चाइना, इंडो चाइना का अगर हिस्सा देखेंगे तो म्यांमार वगैरह, थाईलैंड है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, ये सब इंडो चाइना प्रायद्वीप में आता है। तो याद कर लो इंडो चीन टाइगर। बंगाल टाइगर बांग्लादेश का है, पांडा चीन का है, गाय नेपाल का। ये गलती न हो जाए कि इंडो चीन टाइगर शायद चीन का हो, चीन का नहीं है, म्यांमार का। आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय, पांडा चीन, बंगाल टाइगर बांग्लादेश, इंडो चाइना टाइगर म्यांमार और मारखोर पाकिस्तान। म्यांमार कब आजाद हुआ? म्यांमार कब आजाद हुआ? आंसर 1948, 1949, 1971, 19 से। अच्छा, ये तो हमने अभी पढ़ लिया, यहां तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। 65 हम जानते हैं मालदीव है, 49 हम जानते हैं चीन है। तो फिर क्या बच गया? 1948 में 2 देश आजाद हुए हैं, म्यांमार और श्रीलंका। म्यांमार और श्रीलंका।
थोड़ा सा इधर सन लिखता हूं, इधर देखो गौर से। 1947 इंडिया और पाकिस्तान दो हो गए। 1948 एक बनेगा आपका म्यांमार, दूसरा बनेगा आपका श्रीलंका। आगे आता है 1949, आंसर हो जाएगा चीन। ठीक, अगला आता है 1965, आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला आता है 1971, आंसर हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया। दूसरा, क्या नेपाल कभी भी किसी का गुलाम रहा? किसी का नहीं रहा। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल कभी नहीं रहा। लेकिन हाँ, तो फिर क्यों कहते हैं कि नेपाल तो अंग्रेजों के चुंगल से 16 में समाप्त हुआ? मतलब क्यों कहते हैं? गुलाम तो कभी रहा ही नहीं नेपाल। एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जो कभी। हम थोड़ा नेपाल भूटान की बात करते हैं। आप थोड़ी देर नेपाल के बारे में देखो। अगर हम नेपाल को देखेंगे, दूसरा निकालते हैं, अगर हम नेपाल को देखेंगे तो नेपाल को जरा गौर से देखना। मैप देख लें, कहां गया मैप? नेपाल और भूटान की बात करेंगे। नेपाल को देखो, ये है नेपाल, ये, और बगल में इसके दिया है सिक्किम, और इस ओर दिया है उत्तराखंड। बात होती है 1814 से लेकर 16 की। एक युद्ध हुआ, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, नेपाल युद्ध। अंग्रेजों ने नेपाल को कब्जे में ले लिया अपने। कहने का मतलब युद्ध हुआ, नेपाल को अपने आप में सरेंडर करना पड़ा। तो एक संधि हुई 16 में, जिसे सुगोली की संधि कहा गया। सुगोली की संधि मतलब कब्जा नहीं हुआ, दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद शांति हुई, शांति के लिए संधि हुई कि बस जो भी हमारा नुकसान हुआ भरपाई करो। तो अभी तुमने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि नेपाल भी अब समय समय पे अंगुली भारत के कर देता है। किस संधि को लेकर? सुगोली संधि। कह देता है कि हमारा हिस्सा था, आप हमें भी दीजिए। तो सुगोली संधि किसके लिए चर्चित है? नेपाल के साथ। और जो उत्तराखंड का एरिया ज्यादातर सुगोली संधि के तहत ही हमें मिला है। कुमायूं है, गढ़वाल है, रानीखेत है, भूटान है। भूटान में आज भी ना एक राजशाही शासन है, राजवंश है भूटान में। भूटान को ज्यादा डेवलप से मतलब ना है। भूटान में आज भी आपको वन बहुत मिले। भूटान में ट्रैफिक लाइट ही नहीं है। भूटान में ट्रैफिक लाइटें वगैरह आपको मिलेंगी। भूटान ज्यादा डेवलप नहीं है। भूटान जब डेवलप नहीं होगा तो कार्बन ही नहीं रहेगा, इसीलिए कार्बन नेगेटिव देश है भूटान, एकमात्र बगल में। और पड़ोसी देशों में अगर देखा जाए तो भूटान में वन खूब ज्यादा है। भूटान में आज भी नरेश होता है, जिसे कहते हैं भूटान नरेश। भूटान में जो आर्मी रहती है वो इंडियन आर्मी काम करती है। इंडियन आर्मी है भूटान में। सोचो, अगर हम पे विश्वास ना होता, भूटान को हम चाहे तो एक दिन में ले सकते हैं, एक झटके में। आर्मी हमारी है, तुरंत एक दिन में राजा को बंदी बना लेंगे। लेकिन लोग विश्वास करते हैं टूट के। हिंदुस्तानी एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो कभी भी किसी के साथ दगाबाजी नहीं करेगा। अब चाइना की लगवा ले आर्मी, दूसरे दिन तो पता ही ना चलेगा कि भूटान नक्शे पे है भी कि ना है। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। जाति संसद बांग्लादेश की, सही है। थोड़ा एक तरफ संसद लिखी है, एक तरफ संसद है और एक तरफ देश है। जाति सांसद बांग्लादेश की, बांग्लादेश की संसद को जाति सांसद कहा जाता है, सही है। कोरा अफगानिस्तान की है, सही है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की है, सही है। नेशनल पीपल कांग्रेस पाकिस्तान की है, ये गलत है। ये पाकिस्तान की ना, ये चाइना की है। पाकिस्तान की है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की क्या है? नेशनल असेंबली। अर्थात ये नेशनल पीपल कांग्रेस चीन की है। चीन में मात्र एक ही पार्टी है। चीन में एक ही पार्टी है, एक पार्ट है, एक दल है, एक दलीय व्यवस्था। मजलिस देखेंगे तो मालदीव के ये भी सही है।
ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो नेशनल पीपल कांग्रेस चीन की है, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान की है नेशनल असेंबली। असेंबली। आगे देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, आंसर। भारत का सबसे ऊपरी बिंदु देखेंगे ये वाला, तो ये पड़ता है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु देखेंगे तो दो पड़ते हैं, एक पड़ता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और अगर हम मुख्य भूभाग से देखेंगे, ये तो ओवरऑल है, अगर मुख्य भूभाग से देखेंगे तो एक पड़ेगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। एक कन्याकुमारी मुख्य भूमि से है, ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है निकोबार पे। सबसे पूर्वी अगर देखेंगे, पूर्वी तो किबिथू है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किबिथू ना होगा तो कभी कभार हम बलांगू भी लिख देते हैं, बलांगू, वैसे किबिथू माना जाता है। अगर सबसे पश्चिम में देखेंगे तो गौरमोता, गौरमोता, लेकिन कुछ लोग सरक्रीक भी बताते हैं, सरक्रीक, सरक्रीक। सरक्रीक एक जगह है जो कच्छ में पड़ती है, और कच्छ एक विवादित जगह है। कच्छ का रण विवाद है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद है। पाकिस्तान यह चाहता है कि कच्छ के रण से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है 24 अक्षांश रेखा, 24 अक्षांश रेखा। वो यही चाहता है कि इस रेखा को आधार मान के कच्छ का डिवाइडेशन कर दीजिए। पेपर में अगर कभी पूछा जाए तो आंसर आप आसानी से दे दो कि पाकिस्तान किस अक्षांश रेखा के तहत या किस अक्षांश रेखा के सारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है, तो आंसर हो जाएगा 24 अक्षांश रेखा। कच्छ का रण क्या है? एक दलदल है। कच्छ के रण में कौन सी नदी जाके विलुप्त हो जाती है? लूनी नदी। आंसर क्या पूछ रहा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार क्या है? आंसर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा? चाहे पप्पू की तरह बैठे हो, बता नहीं सकते हैं कौन सा होगा? 8 डिग्री। भारत के मुख्य स्थली, इस पर गौर कीजिए, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग से अगर पूछे तो होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 47 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अगर यही ओवरऑल पूछता, ओवरऑल, तो फिर हो जाता 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो अक्षांशीय विस्तार हैं दोनों, अक्षांशीय, और ये है देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो देशांतर रेखाएं क्या दर्शाती हैं? समय। और क्या बताती हैं? तिथि। जबकि अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं? ताप। और क्या दर्शाती हैं? दाब। तो भारत में कहां टेम्परेचर ज्यादा है, कहां टेम्परेचर कम है, कहां कैसी हवाएं चलेंगी, वो डिपेंड करता है अक्षांश रेखाओं पे। भारत की तिथि क्या होगी आज, समय क्या होगा, कितने कहां बज रहे होंगे, वो डिपेंड करेगा इस वाले पे, देशांतर रेखा। तभी इन दोनों के बीच में किसी भी देश की मानक समय रेखा वो होती है जो दोनों देशांतरों को जोड़ करके ठीक बीचा बीच में निकालेंगे। तो 68 और 97 जोड़ करके आधा करेंगे अगर, तो 82 सही 1/2 मिलेगी। यही है मानक समय रेखा, इंडिया की मानक समय रेखा। वो भी पूर्वी देशांतर है, ईस्ट। 82 सही 1/2 ईस्ट है। दूसरा देखेंगे, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, देखेंगे सुमेलित नहीं है, ए और बी। पाक जल संधि भारत श्रीलंका, सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, सही है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनी का, ये भी सही है। 8 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। एक लाइन देखो, MLS मिनी पार्क में सोते हैं, मिनी पार्क में सोते हैं।
एक एक करके देखना। एम माने हो जाएगा मालदीव, ला माने हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया। और ए माने हो जाएगा अंडमान, एस माने हो जाएगा सुमात्रा द्वीप, मी माने हो जाएगा मिनिकाय, मिनिकाय, और नि माने हो जाएगा निकोबार, निकोबार। अब देखना गौर से ये 4 अक्षर हैं, ये 2 अक्षर हैं। एम को मिलाओ मी से तो मालदीव और मिनिकाय के बीच 8 डिग्री चैनल। एल को फिर मिला दो मी से, लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच 9 डिग्री चैनल। अब अंडमान को मिला दो निकोबार से 10 डिग्री चैनल। ठीक, अब सुमात्रा को मिला दो फिर निकोबार से ग्रेट चैनल। ये तो गलत कह रहा है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? ए है, कहां गया? मालदीव और मिनिकाय के बीच। तो एक गलत है, ए वाला गलत हो जाएगा, ए वाला। एक 8 डिग्री चैनल होगा जाकर के मालदीव और मिनिकाय के बीच, मालदीव मिनिकाय। और जबकि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, तो निकोबार और सुमात्रा के बीच होगा ग्रेट चैनल। तो इनके बीच कौन सा चैनल लगेगा? इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच लगेगा ग्रेट चैनल। आगे देखेंगे। और ये कह रहा है पा माने है पाक जल संधि, और पाक जल संधि सामान्य श्रीलंका तामाने तमिलनाडु, किसके बीच होगी? श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच पाक जल संधि होगी। आंसर क्या हो जाएगा? पाक जल संधि भारत श्रीलंका, सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, सही है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय, सही है। ये सही नहीं है, 8 डिग्री। तो MLS मिनी पार्क में सोते हैं। आगे देखेंगे। कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता? म्यांमार के साथ सीमा ममियाना, यही है म्यांमार। तो मा माने मणिपुर, मी माने मिजोरम, आ माने अरुणाचल, ना माने नागालैंड। क्या हो गया आंसर? असम। तो कौन बाउंड्री नहीं बनाता? असम नहीं बनाता। ओवरऑल कितनी बाउंड्री बनाता? 1643 किलोमीटर। म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के तहत किसका डिवाइडेशन हुआ? इंडिया से क्या काट दिया गया? इसका नाम था बर्मा, आज इसका नाम क्या है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ। म्यांमार में एक वो है राजधानी रंगून, उस पे गाना बन गया, पिया गए रंगून। आगे देखें। कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ? आंसर, कितने राज्य लगते हैं बांग्लादेश से? 5। कौन सा? वेस्ट बंगाल लगेगा ही लगेगा, और मेघालय, मेघालय के बाद सिक्किम बांग्लादेश से कैसे लग जाएगा? सिक्किम नहीं लगेगा। कौन लगेगा? मिजोरम। फिर कौन लगेगा? त्रिपुरा। और कौन रह गया? असम। और कौन लगेगा? असम। तो ये पूछ रहा है भारतीय राज्य तीनों ओर से कौन गिरा? तो तीनों ओर से गिरा ये त्रिपुरा, तीनों ओर से। और इसी के बाउंड्री पे लगती है जीरो लाइन, जीरो लाइन रेखा, या कह सकते हैं जीरो लाइन। किसके बीच है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है।